सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम? स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट तुमको काफ़ी अमेजिंग और यू कैन से काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगेगी। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है द न्यूक्लियर फिजन एंड द न्यूक्लियर रिएक्टर। काफ़ी हैवी हैवी नेम्स है ना, राइट? सो इनकी बेसिकली हम इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बेसिकली जो डिस्कवर जिन्होंने इनको किया था, द फिनोमिनन ऑफ द न्यूक्लियर फिजन, तो बेसिकली दो साइंटिस्ट के यहाँ पे नेम आते हैं जो कि एक मेजर थे एक माइनर थे, मतलब दोनों सपोर्टिंग थे एक दूसरे को। बट जो नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता था उनका नाम था ओटो हान। OTTOHAN। बेसिकली ये जर्मन वर्ड है तो हो सकता है ऑकवर्ड लगे, हो भी सकता है आई थिंक ना भी लगे। ठीक है, अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो नहीं लगेगा। ठीक है, ओटो हान एंड द सेकंड साइंटिस्ट वाज फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। तो बेसिकली दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिसंबर 1938 में ये फिनोमिनन दुनिया के सामने रखा था कि दिस इज न्यूक्लियर फिजन एंड दिस इज द फिनोमिनन बिहाइंड इट। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर फिजन से न्यूक्लियर रिएक्टर काफी लॉन्ग जर्नी रही, राइट? तो न्यूक्लियर फिजन होता क्या है तो वो जानते हैं। तो बेसिकली क्या तुमने कभी हैवी न्यूक्लियस के बारे में सुना है? हैवी न्यूक्लियस क्या होता है? तो बेसिकली जनरल टर्म में अगर तुमको बताऊं, जो कि नॉन साइंस वॉचर है, लाइक जो नॉन साइंस स्ट्रीम से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर मैं हैवी न्यूक्लियस से परिचित कर रहा हूं तो उनको हम कहते हैं ऐसे एटम्स जिनका प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है, द एटम्स विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जैसे हमारा यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम। तो ये सारे ऐसे एटम्स हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 90 to 93 ऐसे कुछ होती है। ठीक है, डिपेंड करता है उनके एटॉमिक नंबर पे। तो बेसिकली जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा उनका मास होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, हम सबने पढ़ा हुआ है, बेसिक चीज है। ठीक है, तो जब हम एक हैवी न्यूक्लियस पर, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस इन द सेंस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल यूरेनियम 235। ठीक है, तो अगर हम उस यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस को लेते हैं एंड उसको एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवाते हैं, बॉम्बार्ड इन द सेंस मतलब कोलिजन करवाते हैं। एक न्यूट्रॉन, ये एक हैवी न्यूक्लियस है एंड दिस इज ए न्यूट्रॉन। हम इसका कोलिजन जब करवाएंगे तो ये जो हैवी न्यूक्लियस है ये दो स्मॉल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये मैं तुमको पूरा डायग्राम से भी बताऊंगा। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो वो जो हैवी न्यूक्लियस है वो एक न्यूट्रॉन के कोलिजन के बाद टू डिफरेंट न्यूक्लियसेस में स्प्लिट हो जाएगा। एंड एक शॉकिंग चीज इसमें जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की वो क्या की, फॉर एग्जांपल जो हमारा यूरेनियम होता है वो दो न्यूक्लियस में, और वी कैन से एटम्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा क्रिप्टन और एक होता है बेरियम। सो टेक्निकली क्या होना चाहिए, फिर मैथमेटिकली क्या होना चाहिए कि जो यूरेनियम का जो मास है, फॉर एग्जांपल दिस इज यूरेनियम मास एंड दिस इज बेरियम प्लस क्रिप्टन मास। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, मतलब बेरियम का मास और क्रिप्टन का मास जो इससे ही बने, इसी से जनरेट हुए, उन दोनों का इक्वल मास इसके बराबर नहीं आया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो साइंटिस्ट ने फेमस इक्वेशन दी थी E=mc² की एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है, उसको इसने प्रूव कर दिया। एक तरह से छोटा कहा, मतलब थोड़ा सा प्रूफ कह सकते हो। ठीक है, तो E=mc² मतलब जो हमारा जो बेरियम प्लस क्रिप्टन का मास था उसमें से कुछ एनर्जी, मतलब जो कुछ मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली जनरली इन्होंने E=mc² को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम E=mc² पर नहीं जाते, हम जाते हैं न्यूक्लियर फिजन पे। तो बेसिकली जब वो हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियस में स्प्लिट हुआ, अब सुनना काम की बात, जब वो हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियस में स्प्लिट हुआ तो दोनों का मास कंबाइन होकर भी उस बड़े न्यूक्लियस के बराबर में नहीं आया। मतलब वो मास कहां गया, तो ये मास एक बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और इसी एनर्जी से हम काफी सारी चीजें ऑब्टेन करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मैनी मोर थिंग्स वी गेट फ्रॉम इट। सो ये था हमारा न्यूक्लियर फिजन की जो हिस्ट्री और वर्किंग प्रिंसिपल। सो अब बात करेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को देखते हैं। तो तुम देख सकते हो मैंने लिखा है न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम गिव्स बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। मतलब जब हम किसी न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम एटम और वी कैन से हैवी न्यूक्लियस से बॉम्बार्ड करवाएंगे तो वो दो स्मॉल न्यूक्लियसेस में स्प्लिट हो जाएगा, जैसे बेरियम और क्रिप्टन, और उसमें 3 जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं वो एमिट हो जाएंगे। ठीक है,
तो अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। तो देखो, फिजन ऑफ यूरेनियम 238 इन द सेंस इसका मास नंबर, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन को मैंने एक वेलोसिटी, काफ़ी हाई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया टुवर्ड्स द यूरेनियम एटम, ठीक है। यूरेनियम एटम पे जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो यूरेनियम एटम का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक होगा। बेरियम 144 56 एंड क्रिप्टन 89 36, ठीक है। 89 इसका क्या है, मास नंबर, और 36 इसका एटॉमिक नंबर। और वहाँ पर 3 न्यूट्रॉन जो होंगे वो एमिट होंगे, ठीक है। एक न्यूट्रॉन जब एक यूरेनियम एटम से जब बॉम्बार्ड करवाया जाता है तो उसमें 3 न्यूट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से केवल जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें केवल एक ही न्यूट्रॉन को फर्दर रिएक्शन के लिए कंसिडर किया जाता है। बिकॉज हम जो अगर तीनों न्यूट्रॉन्स को अगर हमने कंसिडर कर लिया या फिर उसमें पार्टिसिपेट करवा दिया तो एक अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन हो जाएगी, जिसके कारण जितना भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये सिंगल न्यूट्रॉन हर एक ऐसे चेन रिएक्शन लिंक होता है। अभी जो 3 न्यूट्रॉन है अभी इसको कंसिडर करो सिंगल न्यूट्रॉन्स हैं एंड इंडिविजुअल यूरेनियम एटम से ये बॉम्बार्ड कराए जा रहे हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजन ऑफ यूरेनियम 238। तो अब समझते हैं वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कंसिडर करो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है रिएक्टर वेसल, तो बेसिकली ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर पार्ट होता है, वी कैन से कोर पोर्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो हम ये जो रिएक्टर वेसल है इसके अंदर इंसर्ट करते हैं कंट्रोल रॉड्स, जो बेसिकली जनरली किस मेटल्स की बनती है, वो होती है कैडमियम, सिल्वर एंड हैफनियम, और समटाइम्स वी यूज़ इंडियम ऑल्सो। अब बेसिकली इनका काम क्या होता है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक पीछे लेके जाते हैं। तो हमने न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन में क्या देखा था कि एक न्यूट्रॉन जब बॉम्बार्ड किया जाता है यूरेनियम एटम से तो उसमें 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियर फिजन है उसमें हमें केवल एक न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है, जबकि वहाँ पे 3 एमिट हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर 3 जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एमिट होंगे और वो मतलब अनकंट्रोलेबल बिहेवियर शो करेंगे, तो वो एक अनकंट्रोलेबल चेन को फॉर्म करेंगे, जिससे हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर वो ब्लास्ट हो जाएगा। लाइक वो कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी रिएक्शन अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिएक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स होती है कैडमियम, सिल्वर या फिर हैफनियम की, ये उन 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व कर लेती है और ओनली अ सिंगल न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंट्रोल रॉड्स का वर्किंग, ठीक है। अब इसके अंदर एक फ्लूइड यूज़ करते हैं जिसको हम कूलिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं D2O। तो बेसिकली D2O क्या होता है, तो बेसिकली जैसे वाटर होता है वैसे D2O होता है। डिफरेंस ये होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, एज इट इज़ एक्चुअली ड्यूटेरियम यूज़ होता है इसमें, जो कि एक हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब तो जैसे ही ये मतलब रिएक्शन होगी इस रिएक्टर वेसल में तो हीट जनरेट होगी, मैंने तुम्हें बताया था वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये जो प्रेशराइजर दिख रहा है तुमको रिएक्टर वेसल के जस्ट राइट में, तो ये उस एनर्जी को प्रेशर से इस जनरेटर के टुवर्ड्स भेजता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक जो D2 है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज अ लॉट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो स्टीम जो जनरेट हुआ ये हमारे इस टरबाइन को घुमाता है बहुत हाई स्पीड पे, वेरी हाई RPM इट इज़ यूज, ठीक है। अब वो टरबाइन एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जो कि AC जनरेटर को पावर करता है और उससे हमारी बिजली बनती है। अब जो स्टीम है उसको कंडेंस कर कर एक पंप से वापस उस रिएक्टर के अंदर भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारा ये साइकिल कंप्लीट होता जाता है। और एक्चुअली ये जो कंटेनर होता है इसको बेसिकली 5 to 10 फीट की कॉन्क्रीट वॉल्स के अंदर मतलब स्टोर किया जाता है, ताकि जो रेडियो एक्टिव एमिशंस हैं उससे हमको हार्म ना हो, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म ना हो, क्योंकि ये कैंसर कॉज कर सकता है। तो इसको बहुत मोटी लेयर से ढका जाता है, वीकेंड से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स हमको शो ना हो। सो प्लीज़ कमेंट में बताना तुमको कैसी लगी वीडियो। आई होप तुमको मज़ा आया होगा, समझ में आई होगी वीडियो, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बाय बाय।